Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express वीकली एडिशन। और वीकली में आपको पता ही है कि हम पूरा वीक के न्यूज़पेपर कवर करेंगे, तो ये 11 से 16 नवंबर के बीच के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? रिटर्न ऑफ ट्रम्प हैंग्स हैवी ऑन क्लाइमेट समिट एज वर्ल्ड मीट्स टू टॉक। आपको पता ही है कि ट्रम्प बन चुके हैं अब न्यू यूएस के प्रेसिडेंट, और कॉप 29 जो है वो 11 नवंबर को स्टार्ट हो गया है। कहाँ पे? तो अजरबैजान के बाकू में। ये कौन सा कॉप है? कॉप 29 है, और ये 11 से 22 नवंबर तक चलेगा। अब इस वाले कॉप में क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा इनके ऊपर जिम्मेदारी है बाकू में। क्या चीज करवाना? तो इनको एक फंड करवाना है जिसकी इंक्रीज करवानी है 10 फोल्ड टाइम्स। इसमें इनको मनी बढ़वाना है। किनके द्वारा? तो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। अब ये जब पैसे की बात हो जाती है ना, तो किसी भी कॉप के लिए फंड या फिर मनी से रिलेटेड चीज डिफिकल्ट हो जाती है, तब जब 10 टाइम्स इंक्रीज करवाना है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बारे में पहले भी अगर हम बात किया जाए, जैसे कि 2016 में जब वो इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने तो यूएस को पेरिस अग्रीमेंट से ही बाहर कर दिया था। तो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से ये वाले अग्रीमेंट बाकू वाली 29 की और डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि यूएस डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत बड़ा मेजर चंक है, और यूएस क्या चाह रहा है कि डोनर बेस में बढ़ावा हो। जैसे कि अगर ये फंड को 10 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो ये फंड कौन देगा? डेवलप्ड नेशन देंगे। पर इसमें क्या है ना, ट्रम्प चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतर, सिंगापुर और चाइना भी अपना पैसे पूल करे, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। लेकिन वही बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इस में अड़ंगा लगा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ। अब ट्रम्प जी की बात की जाए, तो ट्रम्प जो है ना, इस बार जो उन्होंने कैंपेनिंग करी है ना, तो वो पिछले बार 2016 के कैंपेनिंग से थोड़े से क्लाइमेट अग्रीमेंट्स को लेकर के उतने हार्श नहीं है। लेकिन तभी भी वो ना उनके एजेंडा में पेरिस अग्रीमेंट था ही था। ठीक है, और ट्रम्प मानते हैं ना कि यूएस जो है ना, उसको जो है अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि चाइना को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, और हर टाइम जो क्लाइमेट आर्किटेक्चर के पैसे हैं वो यूएस को भरने पड़ते हैं, ऐसा ट्रम्प मानते हैं। ओके, और अब इसी बहाने हम पेरिस एग्रीमेंट देख लेते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? बात की गई थी कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाएगा, बट अल्टीमेटली तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाए तो बेटर है, लेकिन 2 तक लेकर जाने की बात की गई है। और ये तब तक अचीव नहीं होगा ना पेरिस एग्रीमेंट, जब तक यूएस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यूएस सेकंड बिगेस्ट एमिटर है आफ्टर चाइना। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया बिगेस्ट एमिटर्स में सेकंड नंबर पे कौन है, फर्स्ट में कौन है। दूसरी चीज, अमेरिका एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास एक पावर है रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की। तो अगर यूएस ही कॉप 29 में नहीं आया ना, तो सक्सेसफुल ही नहीं होगा। तो ट्रम्प की वजह से ये एक खतरा दिख रहा है। तो बाकू को आपको समझ में आ गया क्या करना है कॉप 29 में? इन लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज निकालना है फाइनेंस के ऊपर। इसी बहाने हम लोग यूएनएफसीसी को देख लेते हैं। तो ये कॉप किसका है? तो यूएनएफसीसी का। और ये जो है वो आउटकम है किसका? तो रियो कन्वेंशन का। रियो कन्वेंशन 1992 की अर्थ समिट को कहते हैं, क्योंकि रियो में हुआ था। यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी, उसी का आउटकम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। और दूसरा यूएनसीबीडी था, और तीसरा यूएनसीसीडी था। सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। सीसीडी इज कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कॉप होता क्या है? तो कॉप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये यूएनएफसीसी का 29th कॉप था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि इंडिया ने ना, जो यूएन हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के, कौन है? राजीव रंजन सिंह। उन्होंने लॉन्च किया है पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। और ये किस चीज के लिए है? तो एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। देखिए पैंडेमिक जब आया था, कोविड-19 आया था, तो G20 कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने मिल करके एक पैंडेमिक फंड अप्रूव किया था 2022 में, जब इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी थी G20 की। और ये क्यों आया था? तो कोविड-19 के रिस्पॉन्स में इसकी बात की गई थी। और ये फंड जो है ना, वो क्यों लाया गया था? ताकि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, उनके अंदर कैपेसिटी आ सके कि वो पैंडेमिक से खुद को बचा सके। तो इसका जो पहला इन्वेस्टमेंट राउंड था ना, उसमें $2 बिलियन के अराउंड फंड मोबिलाइज हुआ था। अब ये जो मनी है ना, वो पैंडेमिक फंड का मनी किसको मिलेगा? तो जो लोग इसके लिए अप्रोच करेंगे। तो अभी तक 350 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और 180 प्रपोजल्स आए थे इनके पास इस फंड में। तो फंड तो लिमिटेड लोगों को ही दे सकते हैं ना, पर इसमें अप्रूव सिर्फ
19 ग्रांट्स हुए जो कि 37 कंट्रीज के। आपको क्या याद रखना है कि इंडिया भी एक है जिसको फंड में से पैसे मिलेंगे, और इंडिया को कितना मिलेगा, तो 25 मिलियन यूएस डॉलर मिलेगा। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी की, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और ये कब कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो बोला जा रहा है अगस्त 2026 में। दूसरी चीज आपको क्या पता रखनी है कि जो डब्ल्यूएचओ है उसने डिक्लेयर किया है अभी तक 6 पब्लिक इमरजेंसी आखिरी के कुछ डेकेड्स में, यानी आखिरी के कुछ 10 सालों में। इसमें से 5 जूनोटिक डिजीजेस थी। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमन तक फैल जाती है, जो ओरिजिनेट होता है एनिमल में, बाद में ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। वी ऑल नो, जिसमें कोविड-19 भी था, जो हम सब ने देखा, एक पैंडेमिक था। तो जो इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है ना, वो क्या है, क्यों ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ताकि जो पैथोजन से रिस्क आता है, जो एनिमल के अंदर से पैथोजेंस आते हैं, वो ह्यूमन तक ना पहुंचे और इंडेंजर्ड ना करे, इसी के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आउटकम इस प्रोजेक्ट का? पहली चीज तो जो लैबोरेटरी सिस्टम है, जैसे मान लो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसे मिलेंगे उससे क्या फायदा होगा, तो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना। जो सर्वेलेंस है ना वो स्ट्रेंथन होगा, और अर्ली वार्निंग सिस्टम, माने कि कोई पैंडेमिक होने वाला है उसको लेकर। उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी है वो भी बढ़ेगी। डेटा सिस्टम, जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक रिस्क एनालिसिस कैसे होगी, रिस्क कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और क्रॉस कटिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है, मतलब अभी इंस्टीट्यूशन अच्छे चाहिए ना, क्रॉस कटिंग एज के चाहिए, उसमें जो गैप है कि बढ़िया इंस्टीट्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर, नेशनल और रीजनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूशंस की नीड है वो गैप को फिल किया जाएगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट थी। आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, फंड का नाम क्या है और कौन सा प्रोजेक्ट है। चलिए, और इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता ही हमारा तर्कस करंट अफेयर है, जिससे आप लोग कर ही रहे होंगे, टेस्ट आप लोग दे ही रहे होंगे, और अपनी रिवीजन भी साथ साथ चल रही होगी। करंट अफेयर के इतने सेशंस भी आ रहे हैं, उसको उसी समय खत्म करके आगे बढ़िए। चलिए, नेक्स्ट है ये आर्टिकल जो है उसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नो रिलीजन एनकरेजेस एक्टिविटी दैट क्रिएट्स पोल्यूशन। अभी आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, दिवाली होके गई है, तो दिल्ली में जो बैन है ना फायर क्रैकर्स के यूज पर, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ये बैन जो है वो पूरे साल तक के लिए कर देगा, सिर्फ दिवाली तक नहीं। और इससे आपको क्या, इस आर्टिकल से क्या लेकर आना, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिआइटरेट किया, जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अंदर एक और चीज है, दैट इज राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो पोल्यूशन फ्री राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि कोई भी रिलीजन एंकरेज नहीं करेगा ऐसी एक्टिविटी जिससे पोल्यूशन हो। तो इसका मतलब ये है कि दिवाली है तो उसमें हम लोग इसलिए फायर क्रैकर्स अगर जलाना है, फैशन है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है ना, मतलब जो कोर्ट है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एनसीटी नेशनल जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनको कहा गया कि वो परपीचुअल बैन ला दे फायर क्रैकर्स पे, मतलब पूरे साल के लिए बैन ला दे। और इसी पे दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इस पे डिसीजन लेगी कि क्या करना है, परपीचुअल बैन करना है कि नहीं। यहाँ से आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 के एम्बिट में ना बहुत सारी राइट आती हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी, पुट्टा स्वामी केस आपने सुना होगा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंदर, वैसे ही राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी 21 के अंदर है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लिव इन डिग्निटी, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर। तो राइट टू 21 इज वेरी वाइड। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक आध और चीजें बताओगे जो आर्टिकल 21 के एम्बिट में आती हैं, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भूटान, वी ऑल नो हमारा पड़ोसी देश है। भूटान ना बहुत सारी चीजों में आगे है, ये एक हिमालयन किंगडम है, आपको पता ही हिमालयन रीजन में। इसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट भूटान ही लेकर के आया है। और भूटान अब नई चीज बनाने की बात कर रहा है जो है माइंडफुलनेस सिटी। अब ये माइंडफुलनेस सिटी है क्या, इसका नाम होगा गिलेफो माइंडफुलनेस सिटी। तो अब ध्यान में रखना है, गिलेफो माइंडफुलनेस सिटी इज वेयर, इट इज इन भूटान। यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ रूल्स बनेंगी जिसमें एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा।
माइंडफुलनेस का मतलब क्या है, ये सिटी क्या प्रमोट करेगा, यहाँ पे लोग वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे ताकि एमिशंस ना हो, ग्रीन स्पेसेस होंगी जहाँ लोग मेडिटेशन कर सकेंगे, रिलैक्सेशन कर सकेंगे, माइंडफुलनेस बेस्ड एडुकेशन होगा, पब्लिक एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो कि इको टूरिज्म की तरफ से सेंटर्ड होंगी, वेलनेस सेंटर होंगे। तो ये सारी चीज माइंडफुलनेस में आती हैं। और हमेशा से ना भूटान जो है वो नेट, आपको पता होगा कार्बन पॉजिटिव नेशन में से आता है भूटान, कार्बन पॉजिटिव है। एक होता है नेट जीरो, एक होता है कार्बन नेगेटिव और एक होता है कार्बन पॉजिटिव। यानी इसके पास इतने सारे फॉरेस्ट है ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो नेगेटिव में रहता है, और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ही एमिशंस के बेसिस पे बहुत अच्छा करता है। तो भूटान के बारे में क्या कहा जाए, तो भूटान की एक सॉवरेन डेवलपमेंट बॉडी है, उसने अनाउंस किया है कि वो एक फिक्स टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम लाएगा जिसमें फंड्स लेंगे किससे, नॉन रेसिडेंट भूटान से, जिनकी मदद से नेशनल एयरपोर्ट बिल्ड होगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जीएमसी का, जो कि क्या है, जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। अब दूसरी में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, जो सीईओ है इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो बोल रहे हैं कि ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मोर देन दैट है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई माइंडफुलनेस सिटी बनेगा ना तो ये शेप करेगा विजन को, माइंडफुलनेस को, और भूटान को रेजिलिएंट बनाएगा। भूटान जो है ना उसका गोल क्या है, अब ये जीएमसी के कुछ गोल्स देख लीजिए। ये क्या करेगा, डेवलप करेगा स्किल्स को, जॉब क्रिएट करेगा बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री यानी कि भूटान के लिए। और आपको पता है भूटान अभी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए भी जाना जाता है। तो अगर इस तरह की चीजें जीएमसी वगैरह बनेगी ना तो भूटान का जो इन्वायरमेंटल वेलबींग और इन्वायरमेंट और इमोशनल वेलबींग है भूटानीज लोगों का, वो भी इंश्योर होगा। आपको बता दूं कंट्री जो है ना उसमें 8 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो एशियन बेसिकली वेज्ड है, एशियन जाइंट्स इंडिया और चाइना के बीच में। ये भूटान के बारे में बता रहे कि भूटान जो है उसमें 8 लाख लोग हैं और भूटान जो है इंडिया और चाइना के बीच में है। भूटान स्ट्रगल कर रहा था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि कोविड के वजह से ना भूटान में देखो भूटान ऐसा नेशन है ना कि जहाँ पे, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मैप, ये रहा भूटान, देखो यहाँ पे। अब भूटान इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, इंडिया का पड़ोसी है, चाइना का भी पड़ोसी है। तो भूटान को क्या था ना कि कोविड के टाइम में 8 लाख इसका पॉपुलेशन है, उन लोग बड़ी बेकार तरह से अफेक्ट हो गए थे। तो 3 बिलियन की इनकी इकोनॉमी है। अब ये हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट था, टूरिज्म पे, तो उसी को वापस से इनहेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जीएमसी से। और जीएमसी भी ना फेजेस में चलेगा और 21 साल के अंदर कंप्लीट होगा। इसके अंदर रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, हाउसेज, ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और ये अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है, वो 7 से 10 साल में या उससे ज्यादा में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो जीएमसी है वो किसका ब्रेन चाइल्ड है, तो वहां के राजा जिनका नाम है जिंगमे खेसार नामग्याल वांगचुक, उनका ये ब्रेन चाइल्ड है। ब्रेन चाइल्ड का क्या मतलब, इन्हीं का आइडिया था। जीएमसी प्रपोज आखिरी साल ही हो गया था, बट अब इसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। ओके तो यही चीज है। और माइंडफुलनेस कोर है, ऐसा भूटान के लोग कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोर वैल्यू है भूटानीज का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, जीएमसी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको भूटान का मैप मैंने दिखाई दिया। अब एक चीज देखेंगे जिसको बोलते हैं सिंगल्स डे। तो नवंबर 11 है ना उसको चाइना सिंगल्स डे के नाम से मनाता है। देखिए 11/11, ठीक है, 11 नवंबर को जो दिन होता है उसको सिंगल्स डे के नाम पे चाइना में मनाया जाता है। और ये बिगेस्ट शॉपिंग डे ऑन द अर्थ है। देखो चाइनीज लोग क्या थे ना, उन लोगों का ये जो आइडिया आया था, चाइनीज यूनिवर्सिटी 1993 में एक बैचलर्स डे के नाम से मनाया जाता था। इस दिन सिंगल लोग, पर्टिकुलरली जो मेन है ना, एक दूसरे को ट्रीट करते थे गिफ्ट और पार्टी देकर। बाद में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया जब चाइना में एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स जाइंट था। आज हम अमेजोन देख रहे हैं ना, पर चाइना में अलीबाबा उस टाइम से चल रहा है। ये बहुत बड़ा ई कॉमर्स जाइंट था। इसने क्या किया, नवंबर 11 के 24 आवर मेगा शॉपिंग सेल बना दी और इसी के बाद से ये पॉपुलर हो गया। ये इस तरह से चलता था कि अगर आपके पास बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, अगर नहीं भी हो तो भी आप शॉप कर सकते हो, ये उनका टैगलाइन था। तो बेसिकली सिंगल्स को ये लोग अट्रैक्ट करते थे। तो यही एक मेजर शॉपिंग स्प्री था। और आज सिंगल्स डे जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट 24 आवर ऑनलाइन सेल बन चुका है। आपको बस यही ध्यान रखना, सिंगल्स डे कहाँ मनाया जाता है, चाइना में मनाया जाता है। कब होता है, 11/11 को होता है। और यही सारी कुछ आप यहाँ पे सेल वगैरह देख सकते हो। दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस ये इसका ओरिजिन मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे। और बिगेस्ट सिंगल शॉपिंग डे ऑन अर्थ है, दैट मच इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल विक्ट्री एज नेशंस अप्रूव न्यू कार्बन मार्केट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब एक ना आपको पता है कि COP29 चल रहा है, तो उसका एक मेजर विक्ट्री या अर्ली विक्ट्री की तरह कह सकते हैं। छोटा जो कंट्रीज है ना, उन्होंने एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कार्बन मार्केट्स। अब देखिए क्या है ना कि
एक मेजर डिफरेंस था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जिसके वजह से ना एक प्रॉपर फाइनेंस अग्रीमेंट नहीं बन के आ पा रहा था। लेकिन लास्ट 12 नवंबर के दिन जो नेशंस पार्टिसिपेट कर रही है ना, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल बनाई है कार्बन मार्केट को लेकर के, और ये जो है ना वो 2 साल से पेंडिंग था, पर अब ये रूल बन गए। कार्बन मार्केट अलाउ करेगा ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स में, जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस तरह का कार्बन मार्केट या कार्बन ट्रेडिंग चल रहा है, ताकि एमिशंस को कम किया जा सके। एक एंटिटी जो एमिट करेगी ना लेस देन व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड, मान लो उसको 20 मेट्रिक टन कुछ कार्बन निकालता था, उससे कम वो एमिट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसकी जो भी वो ट्रेड करेगा वो मनी में, वो जो एमिशंस बच जाएंगे ना, जो जो भी उसका एक्सपेक्टेड था, अगर उससे कम करेगा उसको वो मनी में ट्रेड कर सकता है। तो इस तरह से एमिशन स्टैंडर्ड्स भी अचीव हो जाएंगे और मनी मैकेनिज्म भी हो जाएगा। ये मैकेनिज्म क्यों लाया गया था ना, ताकि एमिशंस रिडक्शन एक्सिलरेट हो सके। अब इसी के ऊपर फ्रेमवर्क बन के आ चुका है। अब ये कार्बन मार्केट का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, तो ये जो है ना 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उस टाइम में कार्बन मार्केट की बात की गई थी, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं हुआ था क्योंकि इसके अभी तक कोई रूल्स या प्रोसीजर्स नहीं बन पाए थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए कॉप 29 में ना इस तरह का अप्रूवल होना एक तरह से अर्ली विक्ट्री को माना जा रहा है। एक चीज आपको याद रखनी है, G77+ चाइना ग्रुपिंग, ये कौन सी ग्रुपिंग है, तो ये रिप्रेजेंट करती है 130 से भी ज्यादा डेवलपिंग रीजन्स, और इन्होंने ना रिजेक्ट कर दिया जो इनिशियल ड्राफ्ट प्रपोजल था फाइनेंस अग्रीमेंट पे, और यही चाह रहे थे नया वर्जन। ये जो बाकू को नया वर्जन लाना पड़ेगा ना नेगोशिएशंस का, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बात की, इसको क्यों लाना पड़ा ना, क्योंकि इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया था। G77+ चाइना ग्रुपिंग, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है नाम आपको, ठीक है। आपको ये भी पता हो कि एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन फाइनेंस भी है, जो कि मैं आपको इन्वायरमेंट में बता रही थी जब हमने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स किए थे। तो ये जो गोल है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फाउंडेशनल इशू है जो क्लासीफाई करता है कि क्लाइमेट फाइनेंस किस तरह से काउंट करता है, या फाइनेंस फ्लोज कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कौन क्लासीफाई करता है। इसके लिए आपको न्यू क्वांटिफाइड क्लाइमेट गोल भले ही है, पर अगर आप इसको अच्छे से फाउंडेशनल इश्यूज को कवर नहीं करोगे तो ये नई वाली जो फाइनेंस अग्रीमेंट है वो नहीं बन पाएगी। अब डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, हम लोग क्या डिमांड करते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट $1 ट्रिलियन हम लोग को अवेलेबल हो क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये डेवलप कंट्रीज के वजह से हो रहा है, जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। कहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, वी ऑल नो, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे यूएस वगैरह आ गए। तो उनके हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हम क्यों बेयर करें, इसीलिए हम लोग मांगते हैं कि हम लोग को एक फाइनेंसिंग हो। और G77 ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने कहा है कि वो एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन पर ईयर चाहते हैं डेवलप्ड नेशन से, तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ऐसी एनर्जीज बना पाएंगे जो कि क्लीन एनर्जी होगा। और ये चीज के ऊपर वही है, ट्रम्प जो है, अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि ट्रम्प नहीं चाहते कि वही सारा यूएस ही सारा जो ब्रंट है वो बेयर करे, ठीक है। तो इसीलिए इससे ये रिलेटेड चीज हो जाती है। पर हाँ, अब क्योंकि कार्बन मार्केट के रूल्स आ गए तो कहीं ना कहीं चीजें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या पता रखनी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्ट करने का एक्सपेक्टेड नाम है कि वो इलेक्ट करेंगे किसको, तो सीनेटर मार्को रूबियो को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना सकते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है वो किसको बना सकते हैं, तो माइकल वॉल्स को बना सकते हैं एज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ये दोनों नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, माइकल वॉल्स और मार्को रूबियो जो है ना, ये दोनों चाइना हॉक्स के नाम से जाना जाते हैं। चाइना हॉक्स मतलब कि ये लोग एंटी चाइना है और ये लोग प्रो इंडियन व्यूज रखते हैं। जो भी लोग एंटी चाइना है उनका व्यूज मोस्टली प्रो इंडियन होता है। तो अगर ये लोग इलेक्ट हो जाते इतने बड़े पोजीशन पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो इंडिया के बेनिफिट में आ सकता है, ठीक है। और इससे आपको क्या चीज बता दूं, जब इंडिया और ट्रम्प जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, इंडिया और यूएस के जो रिलेशनशिप है वो ट्रम्प के आने के बाद ही ब्लॉसम हुए थे। तो ट्रम्प का आना इज नॉट ऑल बैड फॉर अस, क्योंकि जो बुश और ओबामा थे ना, ये जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स थे, वो लोग चाहते थे कि इंडिया और यूएस के बीच में बायलैटरल ट्राइज अच्छी हो, पर जब ट्रम्प आए ना तब जाकर ये ब्लॉसम हुआ, क्योंकि ट्रम्प ने क्या किया, चाइना को स्ट्रेटेजिक थ्रेट और राइवल डिक्लेयर कर दिया, और जो भी चाइना का राइवल है वो इंडिया का दोस्त है। इसी वजह से यूएस इंडिया के टाइज क्लोज हो गए। और ये भी याद रखना आपको कि डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जिन्होंने क्वाड को रिवाइव करवाया था 2017 में, और अब जाकर के हम लोग के ऊपर जो डिफेंस कॉपरेशन के पैक्ट्स हैं ये सारे साइन हो पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस का, जो कि किस चीज के ऊपर है? तो वो ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स और ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए। इसमें लोकल पुलिस और स्पेशल सेल एंड क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है। तो ऑपरेशन कवच ध्यान रखना है, ड्रग एंड क्रिमिनल, ये चीज बस इतनी याद रखो तो इनफ रहेगा। नेक्स्ट क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज है। विंड डायरेक्शन जो है वो अनयूजुअली वार्म नवंबर का कारण है। अब देखिए, आप लोगों को खुद भी फील हुआ होगा कि स्टार्टिंग के नवंबर के कुछ दिन, 12-14 दिन इतने ज्यादा ठंडे नहीं थे जितने वो होते थे। अब ऐसा क्यों हुआ? विंड डायरेक्शन प्राइमरी रीजन जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि इस बार का अक्टूबर ना 73 ईयर्स में सबसे ज्यादा गर्म था। आप ये डेटा भी देख सकते हैं कि 2024 में कितना ज्यादा है, 32.6 डिग्री जाना इज अ वेरी बिजार इवेंट। तो ये पहली बार हुआ है 2011 के बाद कि मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री से भी कम ड्रॉप नहीं किया। अब रीजन क्या है? पहला रीजन ये है विंड डायरेक्शन। आपको मैंने पहले ही बताया, जब मानसून रिसीड करता है ना, जैसे अभी मानसून जा रहा है, तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स आ जाती हैं, और ये विंड्स जो है ना वो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। लेकिन इस बार जो विंड्स आई है ना वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से, वो कूलर होती है, टेम्परेचर कम कर देती है। पर इस बार क्या हुआ है ना कि इन लोग उतने ज्यादा डोमिनेट नहीं थे ये विंड्स, और डोमिनेट नहीं होने की वजह से ना वो डिप नहीं देखा गया टेम्परेचर में। डोमिनेट होने चाहिए थे बट इस बार नहीं हुए। तो वही बात है विंड डायरेक्शन। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले थोड़ा सा ठंडक आया, क्यों? क्योंकि विंड ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो वेडनेसडे के अराउंड, लास्ट वेडनेसडे के अराउंड थोड़ी सी ठंडक दिखी थी। तो आईएमडी का यही फोरकास्ट है ना कमिंग डेज में कि मैक्सिमम टेम्परेचर और गिरेगा, जैसे जैसे विंड आएगी ना वैसे वैसे गिरेगा। तो 29 से 27 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। तो विंड पैटर्न रिस्पॉन्सिबल तो है कि ठंडक लेकर आएगा, बट विंड पैटर्न एक गलत चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है एयर पोल्यूशन। जिस तरह से वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स जब आती है ना दिल्ली की तरफ, तो क्या करती है ना, अपने साथ जो पंजाब वंजाब के जो स्टबल बर्निंग और ये सारी स्मॉग वगैरह ना अपने साथ लेके आ जाती है, और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो सीवियर में चला जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा होगा दिल्ली का, वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ेगी दिल्ली में। तो ये जो को रिलेशन है ना वो आपको ध्यान रखना है। और इसी वजह से ना दिल्ली जो है उसको अब इस विंड के आते ही प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को इस तरह के पोल्यूशन से लड़ने के लिए। आपको पता ही होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत खराब हो चुका है अभी दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो कि है बुकर प्राइज। मैंने आपको बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। इस बार बुकर प्राइज की विनर कौन है? तो ब्रिटिश राइटर समैंथा हार्वी, इन्होंने जीत लिया है अपने फिक्शनल बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024। ये एक छोटा सा नॉवेल है और जिसकी कहानी किस पे बेस्ड है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ लोग जाते हैं और वहां से वो ब्यूटी और फ्रेजिलिटी अर्थ की देखते हैं, और यही नाम है इनका ऑर्बिटल, जिसने जीत लिया है बुकर प्राइज। हार्वी को क्या क्या मिला बुकर प्राइज में? तो 50,000 पाउंड का प्राइज मिला है उनको, और ये इतना प्राइज मनी होता है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कब किया था ये बुक लिखना? तो कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम ही इन्होंने लिखा था। और इनके जो कैरेक्टर है ना इस बुक के, वो बताते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते थे एक दिन में, और वो ट्रैप्ड थे एक दूसरे की कंपनी में, और किस तरह से वो लोग ऊपर से नीचे देखते थे अर्थ की ब्यूटी को, ठीक है। तो आज के जमाने में जब अर्थ इतनी ज्यादा खराब है, क्लाइमेट चेंज इन सब चीजों से जूझ रहा है ना, तो इनका जो ऑर्बिटल नॉवेल है ना वो एक तरह से रिप्राइज लेकर के आया है। इसी वजह से इनको ना ये प्राइज कहीं ना कहीं कमिटी ने दिया है। अब ये प्राइज इन्होंने किसको डेडिकेट किया? तो इन्होंने उनको किया जो कि अर्थ के फॉर में है, ना कि अगेंस्ट में, यानी कि उन लोगों के लिए जो है वो डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस और अदर लाइफ के लिए जीते हैं। हार्वी ने ना अभी तक 4 प्रीवियस नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें एक मेमोयर भी था इंसोम्निया में, और ये पहली ब्रिटिश राइटर है ना 2020 के बाद से जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। अब बुकर प्राइज के बारे में आपको बताया था मैंने, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का राइटर होता है ना, वो किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है, उसको बुकर प्राइज मिलता है। वो अगर बुकर प्राइज मिलते हैं ना, उसका करियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हार्वी जो है ना वो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल भी हैं बुकर प्राइज विनर की सिंस 2019, ठीक है। इस बार जो है ना 5 जो शॉर्टलिस्ट हुए थे ना बुकर प्राइज के लिए, वो 5 विमेन ही थी, तो उनमें से ये भी एक थी, ठीक है। और ये जो इस बार है ना लार्जेस्ट नंबर है विमेन का जो अभी तक शॉर्टलिस्ट हुई है, 55 इयर्स हिस्ट्री में हो गया है बुकर प्राइज के, तो पहली बार है जो 5 की 5 विमेन को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से हार्वी जीत गई।
दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि बुकर प्राइज कब फाउंड हुआ था, 1969 में, और आपको बता ही दिया इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए और यूके और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। और लास्ट ईयर कौन जीते थे, तो वो आयरिश राइटर थे पॉल लिंच, और उन्होंने अपनी डिस्टोपियन बुक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जीता था। तो वही बात है। और दूसरी चीज हार्वी जो है वो जीत कर बोलती है कि वो थोड़ी ओवरवेल्ड है बट शी इज स्टिल डाउन टू अर्थ। तो ये तो सबको ही बोलते हैं ऑफ कोर्स, और होना भी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बुकर प्राइज। ओके, अब एक और चीज आपको, 14 नवंबर वॉज वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो उसी से रिलेटेड लैंसेट की एक स्टडी आई है कि क्वार्टर ऑफ अडल्ट्स जो कि जिनको डायबिटीज है ना, वो ग्लोबली वो इंडिया में रहते हैं। इंडिया में आप 2012 मिलियन से जो है 828 मिलियन में 2000 बोल रही सॉरी 212 मिलियन जो लोग हैं उनको इंडियन हैं जिनको डायबिटीज है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे के अंदर लैंसेट की स्टडी पब्लिश हुई थी। उन्होंने बोला कि और दूसरे कंट्रीज जिनके अंदर डायबिटीज सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वो है चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया तो आपने देख ही लिया। तो इंडिया में इतने ज्यादा डायबिटिक लोग हैं। WHO का ये पहला ग्लोबल एनालिसिस ट्रेंड होगा जिसने डायबिटीज की रेट और ट्रीटमेंट दोनों देखी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए, डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए ना दो क्राइटेरिया होता है। एक होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जिसको FPG बोलते हैं, और दूसरा है HbA1c जिसमें एवरेज ब्लड शुगर काउंट लिया जाता है 3 महीने का। अब ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा यूजुअली जो है वो ब्लड शुगर को नापते हैं। लेकिन जो ये वाली स्टडी हुई है ना, इन लोगों ने इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी लिया है जिसको OGTT बोलते हैं। इसमें जो प्री डायबिटिक लोग हैं ना वो भी, उनके बारे में भी पकड़ हो जाती है। जबकि HB1AC जो है ना उसमें आपको, या फिर फास्टिंग ग्लूकोज वाले में प्री डायबिटिक का नंबर नहीं पता चलता। इस वजह से जो पहले जो डेटास निकलते थे ना उसमें नंबर्स थोड़े से बॉच्ड थे, यानी कि नंबर थोड़े इधर उधर हो जाते थे। लेकिन इस बार ये वाले स्टडी में जब इन लोग गोल्ड स्टैंडर्ड यूज कर लिया ना, तो इस बार अच्छा एक्यूरेट और प्री डायबिटिक नंबर भी पता चल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना HB1AC वाले में, इसमें जो एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी वाले लोग हैं ना उनके अंदर भी HB1AC का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो लोग पोटेंशियल मिस डायग्नोसिस हो जाता है, उनको भी डायबिटिक और प्री डायबिटिक मान लिया जाता है। लेकिन जब चेक किया जाता है तो उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ही होता है पर उनको अनीमिया हुआ रहता है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी ना डेटा को खराब कर सकती है। इसीलिए ये वाली स्टडी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ओरल टेस्ट यूज हुआ है ये काम आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा याद रखना, OGTT ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, और ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया में इतना, और जहां तक रही डायबिटीज की बात, तो मैंने बहुत सारे क्लासेस में आपको बताया डायबिटीज जो है वो दो तरह की होती है, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मिलाइटस जो है वो भी टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है वो किस चीज से होता है, वो जेनेटिकली होता है, ऑटो इम्यून होता है, हेरिडिटरी होता है। और टाइप 2 जो होता है वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, अगर कोई किसी को बहुत ओबेसिटी हो गई तो ये। और डायबिटीज होता क्या है, जब इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन है, पैंक्रियास से निकलता है, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल देखता है। तो डायबिटीज तब होता है या तो बॉडी खुद ही इंसुलिन को मारने लगे या इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाए, तब इंसान को बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया है। तो ये सारी कुछ चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी बट स्टिल आपको मैंने वापस से रिवाइज करवा दिया है। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि पैंक्रियास जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है, तो उसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा आपका बायो भी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट मंथ, हाउ गवर्नमेंट जीवन प्रमाण हैज बीन फेयरिंग। देखिए, अभी ना जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो भी पब्लिक सेंटर, डिफेंस, रेलवे वाले, उन लोगों को सबमिट करना पड़ता है एक लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि उनको पेंशन मिलता रहे अगले साल के लिए। तो 2014 से गवर्नमेंट ने ना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया जिसको नाम है जीवन प्रमाण, ताकि एक पेंशनर को फिजिकली ना जाना पड़े अथॉरिटीज के पास। कौन सी अथॉरिटीज, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस के पास जाके सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। तो अब ये जीवन प्रमाण ऑनलाइन होने की वजह से कहीं से भी इंसान उसको जनरेट कर सकता है, और ये अवेलेबल हो जाएगा डायरेक्टली पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो इसका थर्ड एनुअल डीएलसी क्या है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन स्टार्ट हुआ नवंबर 1 में और ये कंटिन्यू होगा नवंबर 30 तक। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंदर है, वो 1900 कैंप्स हेल्ड करेगा जिसमें वो क्या जनरेट करेगा, यही डिजिटल सर्टिफिकेट। अब इंडिया में 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखे तो 65.88 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, 10 लाख के अराउंड सिविलियन पेंशनर है, 31 लाख के अराउंड डिफेंस पेंशनर है, और 15 लाख के अराउंड रेलवे पेंशनर है। मतलब इतने सारे लोग पेंशन पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा नंबर होता है। इसीलिए जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ना, या फिर जीवन प्रमाण कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया के बहुत सारे
पेंशनर्स को कवर करने का। अब जीवन प्रमाण के नंबर की बात की जाए तो 1.47 करोड़ सर्टिफिकेट जनरेट हुए थे लास्ट ईयर के डीएलसी कैंपेन में, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर, करोड़ों में जा रहा है। अब जनरेशन कैसे होता है, तो जीवन प्रमाण का एक पोर्टल है, वहां पे आधार या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि पेंशनर जो है जाकर के खुद अपने विजिट करके कैंप में करवा सकता है। और 2021 के ऑनवर्ड फेस ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दिया गया एज एन ऑप्शन। तो डीएलसी जनरेट कराने के लिए एक पेंशनर के पास आधार होना चाहिए और मोबाइल नंबर उस आधार से लिंक होना चाहिए, और फिर ये रजिस्ट्री जो आधार की है वो उसको पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अगर वो चाहे तो वो चूज कर सकते हैं जीवन प्रमाण ऐप या वेबसाइट जो वो ओन करते हैं, और उनको जो है बायोमेट्रिक स्कैनिंग डिवाइसेस वगैरह पे भी ये करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है, यूजुअली बोलते हैं कि जो आधार है ना, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट चीजों के लिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, बट इस तरह के जो इवेंट्स है ना जिसमें आधार चाहिए होता है, तो दैट मेक्स अस थिंक कि क्या आधार सच में मैंडेटरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आधार के रोल इंपॉर्टेंट देखा गया है, तो इट्स जस्ट समथिंग फॉर फूड फॉर थॉट, आप सोच सकते हैं। अब ये जो कैंपेन होगा ना, इसके पहले 11 दिन के कैंपेन में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पेंशन जो है उनको क्या पता चला कि जो मोर पर्सन 31% जो थे ना, उन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया लास्ट ईयर के कंपैरिजन। 31%, लास्ट ईयर 20% से भी कम थे, इस बार 31% फेस ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं। तो इसे ये भी पता चलता है, और 63% फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं। इसे ये पता चलता है कि ओपन माइंड पॉपुलेशन का टूवर्ड्स जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको लेकर। अब ये डिजिटल एम्पावरमेंट पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये उनको बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा पेंशन ऑफिस आना जाना, तो बहुत इजी और अच्छा स्टेप, और इंडिया को डिजिटाइजेशन की तरफ एक स्टेप क्लोजर। नेक्स्ट न्यूज है नॉर्वे के ऊपर। देखिए नॉर्वे में ना, नॉर्वे के बारे में आपको पता है कि नॉर्वे क्या है, यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही ठंडी कंट्री है। यहाँ पे ना कल्चरल कम्युनिटीज रहती थी। कौन? 3 कम्युनिटी है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन। ये वहाँ की कल्चरल इंडिजिनस कम्युनिटी थी। लेकिन नॉर्वे क्या करता है ना, इन इंडिजिनस और माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों को सप्रेस करता है, इनके लैंग्वेज को, कल्चर को, जिसको एक टर्म दिया गया है नॉर्वेजनाइजेशन। ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग चीज है जो कि नॉर्वे में होता आ रहा है, और इस वजह से ना इन लोगों को हर समय डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। कई बार ना ये लोग रिमूव कर देते, चिल्ड्रन को भी अपने बच्चों से दूर कर देते थे। तो इस वीक जो नॉर्वे की कंट्री है उसके पार्लियामेंट ने इशू किया है फॉर्मल अपॉलजी इन तीनों कम्युनिटी से, और 17 रेजोल्यूशन की बात की है जो कि एड्रेस करेगा डिस्क्रिमिनेशन जो वो आज भी फेस कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज में हो, जो भी हो, ताकि आगे से क्या किया जाएगा ना, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस वगैरह बच्चों को पढ़ाई जाएगी। अब ये धीरे धीरे, अब तो ये अप्रूव हो गया है, अब हो सकता है इस पे एक एक्टिव पॉलिसी भी बने। तो नॉर्वे ना, अभी हम नॉर्वे की हिस्ट्री को देखें तो नॉर्वे में कुछ लेजिस्लेशन था सामीज के ऊपर। सामीज को राइट मिली थी लैंड वगैरह ग्रेस करने के लिए, लेकिन सिर्फ राइट से क्या होता है, सामीज हमेशा गवर्नमेंट के साथ ऑड्स में रहते थे, मतलब उनका अच्छा रिलेशन नहीं था व्हेन इट कम्स टू कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। तो अब अपॉलॉजी आ चुकी है, रेजोल्यूशन आ चुका है रिपोर्ट का, ठीक है, और ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमिटी। अब ये रिपोर्ट आई क्यों, तो एक कमीशन थी जिसका नाम था ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी लास्ट ईयर। इस रिपोर्ट से इनको रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ तो गलत हम कर रहे हैं, इसी के ऊपर तब जाकर ये अपॉलॉजी भी हुई और ये रेजोल्यूशन भी आया। देखिए एक राजा थे किंग हारल्ड 5, इन्होंने प्रीवियसली सामी लोगों से तो माफी मांगी भी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो क्वेन और फॉरेस्ट फिन लोगों को भी एक्नॉलेजमेंट मिली है कि इनको ऊपर भी हार्म हो रहा था। अब इसके ऊपर जब इस पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो रहा था ना, तो कोई सिर्फ एक लॉ मेकर थे जिन्होंने इसको अपोज किया, बट मोस्टली इसके फॉर में थे। अब थोड़ा इन कम्युनिटीज के बारे में बात कर लेते। सामी एक इंडिजिनस ग्रुप है ना, जो कि रफली 1 लाख इनकी पॉपुलेशन होगी, और ये यूरोप में बहुत हजारों सालों से रह रहे हैं। ये फिनलैंड में भी पाए जाते हैं, रशिया में भी, स्वीडन में भी, नॉर्वे में, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन नॉर्वे में ही है सामी कम्युनिटी का। और क्वेन और फॉरेस्ट फिन की बात की जाए तो ये थोड़े छोटे ग्रुप्स हैं, और ये आपको 500 साल के पहले के अराउंड माइग्रेट किए थे नॉर्वे में, और ये तीनों को ना सेंचुरी से डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है। इसी वजह से ना ये अपॉलॉजी और ये जो डिक्लेरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बस यहाँ पे याद रखना नॉर्वेजनाइजेशन टर्म। थोड़ा मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, ये देखिए नॉर्वे है, ठीक है, यहाँ बगल में स्वीडन है और यहाँ पे फिनलैंड है। नॉर्वे का कैपिटल इज ओस्लो, स्वीडन का कैपिटल और फिनलैंड का कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब
एक चीज आती है नॉर्डिक कंट्रीज। आप लोग बहुत टर्म सुनते होंगे नॉर्डिक। नॉर्डिक में, नॉर्डिक का वर्ड का मतलब होता है नॉर्थ, ये एक डैनिश वर्ड है। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आ जाता है आपका फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये 4 कंट्रीज हैं। और उसके अलावा कुछ ऑटोनोमस रीजन भी आती है नॉर्डिक कंट्रीज में, जैसे डेनमार्क, फैरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और एलैंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ऑटोनोमस रीजन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 5 कंट्रीज हैं और उसके बाद ये ऑटोनोमस रीजन है। आप लोग मुझे क्या बताओगे ना, स्कैंडिनेवियन का, अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग और सुनते होगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री भी ना नॉर्दर्न कंट्रीज को ही बोलते हैं, जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। कौन सी? तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। जबकि नॉर्डिक में आप देख रहे होगे 5 कंट्रीज हैं और कुछ ऑटोनोमस रीजन है। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, नॉर्डिक वर्सेस स्कैंडिनेवियन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, उनके नाम बताओगे, और स्वीडन और फिनलैंड के भी कैपिटल बताओगे। इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द एंटायर वीक न्यूज। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी, कवर करवा दी। आप लोगों का भी टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू ऑल शुड नो, ताकि हम लोग जो है वो वर्ल्ड के भी टच में रहें, आउट ऑफ टच नहीं जाए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी। एंड कीप रीडिंग। दिस वाज ऑल, थैंक यू।